beautiful group with you. We have Mohit in the house. So we have Vikram, we have Vivek, we have Pallavi in the house, and last not the least, we have Faizan. So lots and lots of love to everyone, and let's hear about them and how they feel in coming अमृतसर और कैसा लग रहा है उनको टाइमलेस अमृतसर के साथ एक प्रेजेंटेशन देके एक इवेंट करके और स्पॉटलाइट इवेंट कैसा रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे लोगों के साथ. सो सबसे पहले पल्लवी आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको कैसा लगा अमृतसर में टाइमलेस अमृतसर की प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे एम्बियंस में एक अलग जगह पे परफॉर्म करके. बहुत ही बढ़िया लगा. सबसे पहली बात जो मैं यही करूंगी, जैसे आपने पूछा कि टाइमलेस अमृतसर वेन्यू के तौर पर हमने जहाँ जितनी भी जगहों परफॉर्म किया, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस. बहुत अच्छी वाइब थी, स्पेशली जो ओपन एरिया है उसमें भी घूमने फिरने का अपना मज़ा था, तो बहुत ही मज़ा आया. ऑडियंस बहुत प्यारी थी. उन्होंने हमारी बातों को, हमारी शेरों शायरी को, जो भी हमने सुनाया, तहे दिल से सुना, समझा और रिएक्ट किया. दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. So I too enjoyed it, still enjoying. So yes. That's perfectly answered. So let's move to the next one. फैजान, एक बहुत देखा जाता है कि रियल लाइफ में शायरी एक अलग जॉनर पे पहुंच गई है. कहीं ना कहीं पे जो यंग ऑडियंस है वो शायरी को टूटे हुए दिल के साथ जोड़ती है हमेशा, या फिर हमेशा ये जोड़ती हैं कि प्यार में ही मिला या इस चीज़ों के साथ. तो क्या आपको लगता है शायरी हमेशा प्यार या टूटे हुए दिल का ही एक अफसाना है, एक उसी चीज को बताना है, या उसके अलावा भी कुछ और है शायरी? सबसे पहले तो बहुत अहम सवाल आपने ये पूछा है, और ये इस सदी की सबसे बड़ी गलत फहमी है कि टूटे हुए दिल वाले ही शायरी कर सकते हैं, पोएट्री कर सकते हैं. आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो शायद इन सबसे बहुत परे है, बहुत ऊपर है. और आशिक होना कोई बुरी बात नहीं है. आप दिल तोड़ते हैं, आप दिल लगाते हैं, आप रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं. कई पहलू हैं आपकी ज़िंदगी में, तो इन सब रंग को एक साथ जब जोड़ते हैं ना, इसमें आपका स्ट्रगल भी है, इसमें आपके बहुत एक ऐसी मेमोरीज भी होती हैं, यादें होती हैं, ठोकरें होती हैं, लर्निंग होती है. तो पोइट्री इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, जहाँ पे आप हर दौर में सीखते हैं. आप जो सीखते हैं उसको बयां करते हैं. तो मेरे ख्याल से सबसे सिंपल फॉर्मेट में हम ये समझ सकते हैं कि एक लाइफ को एक सिंक करके अगर हम दिखाएं तो वो कविता है. तो लोगों को शायद इससे ऊपर उठना चाहिए और देखना चाहिए कि कविताओं का रंग कितना प्यारा है. इसी के साथ एक और सवाल है कि जो यंग पोइट्स हैं, जो यंग जनरेशन है, वो स्लैंग लैंग्वेज बहुत पोइट्री में यूज करना पसंद करते हैं. तो क्या आप स्लैंग लैंग्वेज, पोइट्री, उर्दू शब्द या फिर हिंदी के शब्द या इंग्लिश स्पेसिफिक लैंग्वेज बेसिस पे पोइट्री को करना चाहेंगे, या स्लैंग लैंग्वेज को एक मीडियम मान सकते हैं पोइट्री के लिए? देखिए, स्लैंग जो मुझे लगता है कि इमोशन जो होता है ना, आप किस तरीके से अपने इमोशन को आप बाहर ला सकते हैं. लेकिन कविताओं का जो पैरामीटर बनाया गया है, वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई बैरियर नहीं है. किसी भी लैंग्वेज कोई बैरियर कभी नहीं होती है ना. हमारे बीच विक्रम भी हैं, वो भी पंजाबी कविताएं पढ़ते हैं, तो हम लोग शायद कोशिश करते हैं समझने की, हम इनके इमोशन को समझ पाते हैं, तो वहाँ से वो कविता निकलती है. तो कभी कोई भाषा कोई एक ऐसा कोई बांध नहीं क्रिएट कर सकती कविताओं में. और रही बात स्लैंग की, तो हम जब रैंट एक लफ्ज यूज होता है अंग्रेजी में, एक वोकैब में एक लफ्ज है जहाँ पे आप भड़ास निकालते हैं. तो जब एक स्पोकन तरीके की चीज, जब स्पोकन आर्ट जब बहुत फेमस होने लगा इंडिया में, है ना, मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तो एक अलग सा एक इमेज क्रिएट हुआ है जहाँ पे लोगों को लगता है कि शायद स्टेज पे खड़े होकर और अपनी जिंदगी की दास्तां को रैंट के या भड़ास के तौर पर निकालना कविता है. तो ये शायद गलत है, मैं इसके खिलाफ हूँ. और मुझे लगता है कि जो लोग लिखना सीख रहे हैं वो इस बात को समझे कि पहले कविता को समझे, फिर उस कविता को, अगर रैंट को भी अगर आप एक सजा के या एक टेक्निक के रूप में आप प्रेजेंट कर पाए, इशारों में बात कर पाए, तो वो कविता बन जाएगी अपने आप. तो इसका बहुत अहम किरदार है कविता में. बहुत खूब कहा. और मुझे लगता है कि सुनने वाले इसको समझेंगे भी कि कैसे स्लैंग लैंग्वेज और रैंड और कैसे एक पोएट्री का फर्क है, और एक अच्छी पोएट्री, एक रॉ पोएट्री किस तरह प्रेजेंट की जाती है. सो थोड़ी सी ठंड की भी बात और थोड़े से हमारे शहर की बात, और ये अपने शहर वाले से ही करते हैं. सो विक्रम, अब सवाल आपके ऊपर आता है. अमृतसर की ठंड में ओपन माइक प्रेजेंट करते हुए कैसा लगा आपको? हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि हम कुर्ता पहने, हम वो सब पहन कर जाएं, जो एक चीज़ें जो एक शायर की वेशभूषा के साथ जुड़ी होती हैं, और वो हमें भी अच्छा लगता है वो करना. अमृतसर की ठंड में वो हम नहीं कर पाए. हमें जैकेट्स और हुडीज में ही परफॉर्म करना पड़ा, लेकिन बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छी ऑडियंस, बहुत अच्छा वेन्यू. मतलब अभी अमृतसर एक ऐसा शहर है ना, यहाँ दिल्ली बॉम्बे जैसे ऐसे नहीं है कि 11-12 बजे तक रात के मार्केट खुली होंगी. और इतनी ठंड में तो आप 6 बजे 7 बजे भी निकलेंगे तो आपको लगता है सड़कें मतलब खाली, लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं. लेकिन
ऐसी ठंड में लोग सुनने आए और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कविता को। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि अमृतसर मेरा अपना ही शहर है, मेरी फैमिली, मेरी मिट्टी, मैं यहाँ जुड़ा हूँ, लेकिन अमृतसर में इससे अच्छा इवेंट मैंने देखा नहीं पोइट्री का जो हुआ है। तो अगर आगे बढ़ते बढ़ते इसी के साथ एक सवाल जोड़ती हूँ जी। कि अब आपने इतना कुछ कहा, अब अमृतसर के ऊपर 2 लाइनें भी बननी पड़ेगी, ऐसे आगे चलेंगे तभी। तो रैंडमली 2 लाइनें अमृतसर के बारे में। अमृतसर के बारे में मोहित जी ने कुछ लाइनें लिखी थी मुझे लगता है ये पढ़ेंगे तो और बढ़िया सुना दो। लगेगा। सुना दो भाई। नहीं ऐसे कुछ, वैसे तो कुछ नहीं था, खास नहीं था इतना। सुनाइए तो सुनाइए। ये खास ही हम खास बनाते हैं। सो हम खास बनाते हैं इसको इस तरह कि अब हम बुलाते हैं मोहित जी को अपनी खास बात कहने के लिए अमृतसर के बारे में। नहीं मतलब हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सके, जितने ज़्यादा लोगों से दोस्ती कर सके। तो बस एक छोटी सी कोशिश थी कि लोगों को बुला सके कि हम लोग आ रहे हैं तो आप लोग आएँ। तो मतलब ऐसा कुछ, उसको गज़ल भी नहीं कहता मैं, बस ये था कि तुकबंदी तरीके की कि गज़लें नज़में दिल्ली वाले अमृतसर, आहा। गज़लें नज़में दिल्ली वाले वाले अमृतसर, अमृतसर, अब हम सारे कहाँ कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे? अमृतसर। वाह, बट इसको मैं बहुत बड़ी बात बोलूंगी बिकॉज आपने गजल, अमृतसर, दिल्ली सबको ही जोड़ दिया है ना। ये छोटी सी बात है, आपने बहुत कुछ ऐसा कह दिया है जो दिल को जोड़ने वाली बात है कि आर्ट एक दिल को जोड़ता है। आपने दिल्ली, अमृतसर और गजल तीनों को ही जोड़ दिया है, एक ही लाइन में सब कुछ बता दिया कि हम क्या करने आए हैं, है ना। तो अगला सवाल विवेक के लिए। विवेक, बहुत बहुत एक अहम सवाल है मेरे मन में। आपने दिल्ली में भी परफॉर्म किया, अमृतसर में भी परफॉर्म किया, मुझे अभी तक अमृतसर में ही परफॉर्म करने का चांस मिला। तो आपको दिल्ली और अमृतसर की ऑडियंस में क्या फ़र्क नज़र आया? पहले तो हिंदी भाषी के लिए जो अब अमृतसर में आना बड़ा मुश्किल था कि लोग समझेंगे हिंदी ही नहीं। पहला तो ये चैलेंज था। और फिर यहाँ पे आए, दिल्ली में परफॉर्म किया है और बहुत सारे इवेंट करे हैं। और दिल्ली की ऑडियंस ने जिस तरीके से चीज़ों को लिया, यहाँ पे आके लगा कि हाँ, थोड़ा लिटरेचर का एक अलग माहौल है अमृतसर में। लोग बहुत अप्रिसिएट कर रहे हैं। इवन तो दिल्ली में तो लोग हिंदी को जानते हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, बट अमृतसर में जैसे लोग हैं। और मेरा जो एक कलर है वो हिंदी का, खास तौर पे हिंदी शब्दों का ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ कविताओं में। तो मेरे लिए ये बड़ा चैलेंजिंग था यहाँ पे परफॉर्म करना। और बहुत अच्छे से लोगों ने लिया, बहुत प्यारी ऑडियंस, और बाद में भी लोग मिले और उन्होंने अप्रिसिएट किया इस चीज़ को। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और वेन्यू तो बहुत प्यारा था। तो हम तो चाहेंगे कि कभी भी जो आके यहाँ पे परफॉर्म कर दे। तो बहुत अपनापन है यहाँ सब बहुत में, अपनापन, बहुत ही बिल्कुल। इसे आप कर रहे हो पहली बार, बट लगेगा नहीं कि अरे पहली बार आए हो, सारे- लगेगा अरे सारे अपना ही लोग तो अपने है। लगे, सारे लोग। बिल्कुल तो बहुत अपनापन है जो बहुत आई विल से बड़ी सिटीज में कहीं खो जाता है, हाँ, जो right. ऐसी जगह पे हम लोगों को मिला है। एंड हम तो सुबह से घूम रहे हैं, मतलब मैं तो बहुत घूम रही हूँ, कभी कुलचे खा रही हूँ, कभी चाय पी रही हूँ। तो यस, टेस्टिंग ऑल द कलर्स ऑफ अमृतसर। तो आपने एक चीज प्रूव करा दी है जो अमृतसर के लोग हमेशा कहते हैं ना, जी आया नू, जी आया नो, बिल्कुल जी आया नू, मेहमान ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ नवाजी ਘਰ में। ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯੂ نو ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, है ना। बिल्कुल ऐसा ही अमृतसर का स्वभाव रहा है हमेशा से। और मुझे लगता है कि टाइमलेस अमृतसर एक ऐसी विजन है जो कि सिर्फ एक मूवमेंट के साथ जुड़ी थी, एक मूवमेंट, एक आर्ट लवर्स को इकट्ठा करने की मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट जिसमें सिर्फ एक पोइट्री नहीं थी, पोइट्री एक एंगल है, उसके साथ साथ हम म्यूजिक को, आर्ट को, पेंटिंग्स को, हर तरह की जगह को हम सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि जो भी यंग माइंड्स हैं वो यहाँ पर आए। मैंने हमेशा देखा है कि जब आप स्कूल में होते हो, कॉलेज में होते हो, आपको फोक का परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता रहता है, आपको थिएटर का मौका मिलता रहता है, बट जब आप नौकरियों में घुस जाते हो आपको वो मौका नहीं मिल छूट पाता। जाता है। वो 9 से 5 की नौकरी या वो छोड़ बिजनेस देती की है। नौकरी वो बहुत कुछ छुड़वा देती है आपका, जो आपको ये प्लेटफॉर्म देता है कि आप आके प्रेजेंट करो। बिल्कुल। तो आप इस कल्चर के बारे में क्या सोचते हो? ये कल्चर कैसा है? क्या ये ओपन माइक्स किस तरह का कल्चर प्रमोट करते हैं? आपका क्या विजन है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे हिसाब से ओपन माइक्स जो हैं वो एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज हम लोग एक्चुअली लिटरेचर से बहुत दूर रहे हैं काफ़ी टाइम तक, क्योंकि हमने कविताएं जो हैं उनको समझा नहीं, उनको महसूस नहीं किया। हमने सिर्फ एग्जाम्स तक उनको रखा है कि पढ़ा, कुछ किया, ऐसा प्रसंग व्याख्या कर दी, ये सारी चीज़ें कर बिल्कुल। दी।
लेकिन ओपन माइक्स के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने सबने शुरुआत जो है ओपन माइक से ही करी है, तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे नए नए लोगों से मिलने को मिलता है, और आपके नए दोस्त बनते हैं, आपके नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को अगर साथ में लेते हैं तो ओपन माइक कल्चर जो शुरू हुआ था वो बहुत अच्छा था। अब थोड़ा सा उसने डायरेक्शन अलग ले ली है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक्चुअली वहाँ तक लिटरेचर को लेके जा सकें जहाँ पे हम लेके जाना चाहते हैं। तो हम लोगों की मतलब गैदरिंग मुशायरा जैसी नहीं होती, हम लोग कवि सम्मेलन जैसा कुछ नहीं करते। हम लोग एक इंटीमेट गैदरिंग करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हम लोग आएँ, अपना हाल बताएं, लोगों का हाल सुन सकें, वहाँ से जितने ज़्यादा लोगों से मिल सके, उस चीज़ की डायरेक्शन के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे लगता है हमारे ओपन माइक्स ने एक स्पेस दी है छोटे बच्चों से लेके एक बड़े एज तक। बिल्कुल। मैंने यहाँ पे देखे इतने ओपन माइक्स होते हैं जहाँ पे एक 60 ईयर ओल्ड पर्सन आके अपनी फीलिंग्स बता रहा है, एक 10 ईयर ओल्ड आके अपनी फीलिंग बता रहा है, बिना झिझके बिना देखे, और वो पुरानी पुरानी डायरियां खोल के अपनी खोल रहे हैं कि हाँ हम लिखते थे, अब हमारे पास मौका है अपने आप को बताने का, सुनाने का। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैंने कई बार सुना है पोएट्स को बोलते हैं यहाँ पे कि घर वाले हमें नहीं सुनते बट बाहर वाले हमें सुन लेते हैं। तो आपको भी ऐसा लगता है कि घर वाले नहीं सुनते तो बाहर वालों को ही सुनाते हैं? मतलब इस सवाल का शायद जवाब सबके पास अलग अलग होगा। बिल्कुल। सब अपने अपने बैकग्राउंड से आते हैं। मतलब इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत मतलब मानता हूँ अपने आप को, बहुत लकी हूँ मैं कि मेरी जो माँ है, मेरी जो अम्मा है, उनको शायरी से बहुत ताल्लुक बहुत वक्त से रहा है हमेशा से। और मैं शायद मेरा ये समझ पाना, मेरा मतलब शायरी की तरफ जो समझ हुई है मेरा मतलब अंदर जो पैदा हुई है, वो शायद माँ से आई है। उस वक्त कई मैगजीन्स आते थे, खातून मशरिक एक मैगजीन होता था उस वक्त, जहाँ वो उनके आखिर के 6 पन्नों में वहाँ पर शायरियाँ होती थी। और उस जमाने के जो शायर होते थे ना, मजाज हो गए, ज़ौक़ हो गए, उनकी शायरियाँ होती थी वहाँ पर। और वहाँ से अम्मा पढ़ के और मुझे समझाती थी अपने लैंग्वेज में। तो शायद ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि कई परिवार, कई बच्चे महरूम हैं इस चीज़ से। तो इस मामले में मैं शायद बहुत लकी हो चुका हूँ। और फिर यही है, अब जैसे विक्रम है, विक्रम की बहुत अपने अपने परिवार, कल इवेंट में इनकी मम्मी आई थी, इन्होंने जिस तरीके से लिया उस चीज़ को या विक्रम के पोइट्री को, तो एक फील होता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है, ये शायद बाहर पता चल रहा है हमें, ना ज़हनियत तौर पर हम क्या सोच पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत अलग अलग तरीके से। तो फिर इसी के ऊपर अगला सवाल, विक्रम आपकी फीलिंग क्या थी मदर को देख के? क्या अच्छा एक चीज और, क्या ये आपकी माता जी ने पहली बार आपका इवेंट देखा था कि मतलब एज अ ऑडियंस क्या पहली बार ही देखा था? एज एन ऑडियंस लाइव उन्होंने दूसरी बार देखा मुझे ये अच्छा। परफॉर्म करते हुए। पहली बार भी तब देखा था जब अमृतसर में ही एक इवेंट था। अच्छा। तो वो तो मतलब मुझे बाद में ऑडियंस में से लोग बता रहे थे कि उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे जब तुम परफॉर्म कर रहे थे, और ये वो मैंने भी एक झलकी देखा, लेकिन मैं ज़्यादा उनकी तरफ नहीं देख रहा था क्योंकि फिर परफॉर्मेंस मेरी वर्ड होती। तो बाकी फैमिली के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे घर में वैसे सब आर्टिस्ट हैं। मेरे मॉम पेंटर हैं, मेरा भाई आर्किटेक्ट है, कुछ लोग फैशन डिज़ाइनर हैं, कुछ है, मतलब आर्ट वाला माहौल तो मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा मिला है। लेकिन जो पोइट्री और राइटिंग वाली चीज है वो कोई नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, तो वहाँ ये जो बात आती है ना कि जो बातें हम घर पे नहीं कर सकते, या मैं मतलब कविताओं की बात करना या फिलोसफीज हम डिस्कस करना है ना, वो चीजें शायद घर पे वैसी बातें नहीं होती, लेकिन आर्ट वाला माहौल तो जरूर मुझे मिला है शुरू से। और इस ये जो फैमिली वाला क्वेश्चन है, मुझे लगता है इस पे सबको बोलना चाहिए। विवेक भैया का जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इसका आंसर होगा, बहुत अच्छा बैकग्राउंड होगा। आप और वो दिखता है सबकी वो आपकी राइटिंग में भी, पोइट्री में भी दिखती है वो तो चीज। हमेशा एक आपका फैमिली एसोसिएशन, फ्रेंड एसोसिएशन, पोएट्री लिखते ही इंसान तब है जब आप अपने साथ कुछ बताना चाहते हैं। इसका पीछे हमारा एक इवेंट हुआ जिसमें दीप गोसल नाम के एक सिंगर थे, उन्होंने अपनी पोएट्री प्रेजेंट की बड़ी अच्छी। उन्होंने मतलब स्पेसिफिक अपनी पोएट्री में अपनी मदर को ट्रिब्यूट देते हुए कहा कि जब मैं यहाँ अकेला आटा गूंथता हूँ ना तो मुझे याद आता है कि रोटी कैसे बनती है। मतलब वो पोएट्री एक दिल को छूने वाली थी कि हाँ, कि मतलब माँ के हाथ की रोटी भी हम किस तरह मिस करते हैं, किस तरह हम तरसते हैं उस चीज के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और वो जब एक इवेंट्स होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स को हम देखते हैं एज अ ऑडियंस, या पेरेंट्स हमें जब इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे देखते हैं, तो जब उनकी आंखों में आंसू आते हैं ना, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है कि हाँ हमने कुछ कर दिखाया है, मतलब मेरा बच्चा कुछ कर रहा है। और वो फिर मोहल्ले में जाके चीजें दिखाते हैं कि देखो वो सिर्फ 9 से 5 नौकरी नहीं करता, वो कुछ और भी करता है।
मैं कल ही दिखा रहा था अपने दोस्तों को, कल इवेंट्स के बाद मेरी माँ ने नया फेसबुक एक्सप्लोर किया है। अच्छा। तो अचानक से मुझे आ रहे हैं नोटिफिकेशंस कि मेरे पहले के कम से कम 50 70 60 पोस्ट पे लाइक है एक बार। पेरेंट्स ऐसे करते हैं, एकदम से ऑनलाइन जाएंगे और हाँ। सब कुछ डाल देंगे। लाइक से फोटो मतलब मुझे लगा कि मैंने चलो- बोला आंटी को अभी पता चला लाइक भी कुछ होता है। अब उनको वो दिल, लाइक और वो इमोजी सब समझ आ हाँ, जाएंगे। तो कितनी बड़ी बात है, मतलब वो चाह रही है कोशिश करना कि नहीं बिल्कुल। क्या है ऑनलाइन मीडिया में मीडिया देखने का वो Right, क्या right, है। right. तो अब इससे आपको एक और सलाह मिलती है कि जब आप इस बारी घर जाइए तो कृपया करके एक वीडियो बनवाइए जिसमें वो बोले कृपया करके क्या उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और बेल आइकन क्या बजाना मत भूलिए। तो उनको ये जरूर टिप्स देख चाहिए ताकि वो प्रमोट करें इसको। तो फिर विवेक की भी सुन ही लेते हैं। हाँ विवेक, आपका क्या एक्सपीरियंस है? तो जैसे विक्रम ने बोला, तो जब मैं 4th क्लास की बात बताऊं, 4th क्लास में मैं था और मेरे पास वही एक याद है शुरू से जो लिटरेचर से कनेक्टेड है। मैं सो के मतलब कवि सम्मेलन हो रहा था और मैं उठा हूँ और मैं देख रहा हूँ और गोपाल दास नीरज सामने कविता पढ़ रहा है और कविता वो पढ़ रहे हैं, ए भाई जरा देख के चलो, वाह। आगे भी नहीं पीछे भी। तो डैडी का नाम है डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमल और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, कई सारी किताबें लिख चुके हैं वो और कई जगह पे कवि सम्मेलन में जा चुके हैं। दुमदार दोहे उन्होंने लिखा है, तो ही इज द फादर ऑफ दुमदार दोहे। पहली बार उन्होंने दोहों के साथ दुम लगाई। तो फिर एक दोहा भी होना चाहिए। जरूर बिल्कुल बिल्कुल। एक दोहा है उनका कि और आज के समय के लिए बहुत अच्छा है कि बड़े जोर से कर रहा कौवा आज किलोल, बहुत जोर से कर रहा कौवा आज किलोल, पीट रहा है मंच पर प्रजातंत्र का ढोल, हंस अभिनंदन करते। वाह, क्या बात, क्या बात। हंस अभिनंदन करते। वाह। बहुत बढ़िया। ये 2 लाइनों के बाद जो आधी लाइन आती है उससे हाँ, वही पूरा दुम। मतलब वो ही दुम है, बदल वो जाता दुम है। है। वो दुम है। तो वहां से अदम गौंडवी और कई सारे ऐसे साहित्यकार हैं जो घरों में आए अरे, और वाह। जो मुझे नहीं पता था। तो एक कविता मैंने सुनी, कचहरी ना जाना, तो बाद में मुझे पता चला। अच्छा, डैडी से पूछा तो डैडी ने बोला अरे ये तो अंकल है, आते रहते थे। तो मैंने कहा अच्छा ये बात है। तो मतलब हम सब में से सबसे ज्यादा फाउंड मेमोरीज विवेक की बिल्कुल। है। मैं ना बचपन से मैं कवि सम्मेलनों में जाता था। डैडी ने बहुत कवि सम्मेलन कराया। बस्ती शहर से बिलोंग करता हूँ मैं, अयोध्या के पास एक छोटा सा शहर है। आप तो उस नगरी से बिलोंग करते हो जहाँ तो शायरी, पोएट्री और ये सब चीजें इतनी ज्यादा फेमस है। बस्ती में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत कवि सम्मेलन कराया और मैं जाता था वहाँ पे, सुनता था। तो मैं कविताएं उस समय याद करने की कोशिश करता था कि सुनते हुए कि अच्छा याद कर लेते हैं, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कविताएं लिखूं। राइट। मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था और जब मैं मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था कि एक तो फादर राइटर हैं और तुम भी एक यही मतलब चूज कर लो, क्योंकि डैडी काफी अच्छा कर, मतलब मैं उनके साथ अगर लग जाऊं तो फिर अलग ही दिशा में चला जाऊंगा। तो बड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर। जब मैंने एमएससी कंप्लीट किया तो मेरे दिमाग में आया, मतलब आप सोचिए कि 26-27 साल की एज में मेरे दिमाग में आया कि नहीं लिखना चाहिए। तो मैं मतलब 6-7 साल हो रहे हैं लिखते हुए और मैंने कहा हाँ ये चीज़ है। और एक क्या होता है कि डैडी के साथ तो है कनेक्शन, लेकिन आप हर कविता आप फादर को नहीं सुना सकते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है मंच जो है, ओपन माइक और ऐसी चीज की नहीं, मंच की बहुत आवश्यकता है हम जैसे लोगों को जो लिखते हैं, क्योंकि हमें सुनाना होता है लोगों को हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या पक रहा है। तो क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अब तो बहुत सीरियस सवाल हो गए हैं, थोड़े से मजाक वाली बातें भी होनी चाहिए, है ना। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है, मैं कई बार देखती हूँ जब ओपन माइक्स में कई बार होता है आप बड़े दिल से परफॉर्म करने आते हो और भूल जाते हो, तो उस टाइम क्या होता है? इसका जवाब मोहित ने कल अच्छी बात कही। मतलब मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें याद करके आते हैं, उसके बाद स्टेज पे चढ़ते हैं, फिर सामने इतने सारे लोग बैठे हो, हम भूल जाते हैं। अब उसको आप स्टेज फ्राइट कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो है कि स्टेज जो है, स्टेज इज द बेस्ट टीचर फॉर अ परफॉर्मर। यस, तो वो धीरे धीरे करके जो है उसको समझा देता है, आपको समझ में आती है कि अच्छा यहाँ पे है, यहाँ गलती छुपानी नहीं है, पता चली कोई बात नहीं। बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ें होती लाइफ हैं। लेसन्स। हाँ जी। बिल्कुल।
तो स्टेज आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तो मेरा ये मानना है कि गलतियाँ तो होती रहेंगी, बिल्कुल। बट उनको आप कैसे हैंडल करते हो, आपका एटीट्यूड क्या है उनकी तरफ, वो मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। पल्लवी, मैंने सुना कि आपकी एक इंस्टा आपने कोई प्रेजेंट की थी और बहुत वायरल हुई थी, तो काफी लोगों ने आपको लाइक बहुत किया, research किया, सब्सक्राइब किया। हाँ, मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, रिसर्च स्कॉलर जो हूँ, तो रिसर्च करनी जरूरी है। तो मतलब व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस यू हैड आफ्टर इट? It was a very weird kind of happiness because I was not at all Insta person. Okay. तो मैं मरीज कर रही हूँ और मेरा फोन बजना रुक नहीं रहा है, तो मैंने बोला ठीक है, मैंने फोन साइलेंट पे डाल दिया। फिर मैंने जब फोन उठाया और देखा कि अच्छा ऐसा हुआ है, तो मैंने बोला एक फिर मुझे फोन आया कि भाई वेयर आर यू, सो समवन हैज शेयर्ड योर पोएट्री, तुम नहीं शेयर कर रही हो, कहाँ पे हो? मैंने अच्छा एक काम करती हूँ। फिर मैंने पेशेंस निपटाए। उस दिन मैंने घर पे भी बोला मैं लेट आ रही हूँ। आई वेंट टू अ कैफे, ऑर्डर्ड मोमोज, Okay. फ्रेंच फ्राइज, कोक, और मैं बैठ गई। मतलब मैं देखती हूँ मेरे साथ हुआ क्या है। Okay. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। और मेरे को फिर फोन आ रहा है, इंस्टा पे बायो ठीक करो, अपना नाम बदलो, एंड दैट वाज द डे। वो मैंने एक बार से चख ली वो चीज। आई वाज एट 300 फॉलोअर्स विद नो कंटेंट ऑन माय प्रोफाइल। Okay. आई रीच्ड 15K इन अ डे, Wow. एंड स्टिल वो पोएट्री मुझे अपलोड ही नहीं करनी आ रही थी अपने इंस्टाग्राम पे। मतलब ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ, बट देन इट वाज लाइक वो बहुत अच्छी मोमेंट होती है, बट ऐसी मोमेंट्स बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है। इट्स नॉट समथिंग दैट विल टेक ही, वो आपको एक वो दिखा सकती है, एक आपको आप इस लेवल पे हो, आपको इस लेवल पे खड़ा कर देगी। मगर आपको इस लेवल पे ही रहना है और कहाँ जाना है वो एक जर्नी है अलग। बट यस, उस दिन मुझे कहीं ना कहीं एक पैट ऑन माय बैक मिली थी Yes. कि अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो। So you, that was you became a dream, you know, your dream come true. It's like getting up in the morning and seeing I am turned into Aishwarya Rai. नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैंने उस टाइम एक बात लिखी थी, उस टाइम मैंने बोला था, मतलब सपने कहते हैं कि सपने हकीकत हो गए, मगर जो सपना आपने देखा ही ना हो और वो आपको मिल जाए, तो दैट वाज दैट काइंड ऑफ। बिल्कुल। मुझे समझने में बहुत वक्त लगा था कि अच्छा ये हुआ है, बट देन ठीक है। तो सपनों से मुझे याद आ, मैंने भी एक लाइन लिखी थी, सुपने कदी खुशी नाल भरे, कदी गम नाल भरे, हाँ कदी खौफ नाल भरे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। So you had a dream and it became fulfilled. Yes, So you should be somewhere. happy and blessed that, Yes, I am. that every day this dream should come and it should become, it should be a happiness for every one of us. मेरी हाँ, मतलब वो चीज बहुत खुशी देती है और सबके साथ होनी चाहिए। और ठीक है, उसके बाद ये जर्नी और स्ट्रांग हो गई कि अब तो लिखना ही लिखना है। बिल्कुल Yes. बिल्कुल। विक्रम, आपको क्या लगता है, जो आप यंग पोएट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे इस ओपन माइक कल्चर के बारे में, कि इसको प्रमोट किया जाए और ये कल्चर सिर्फ मेट्रो सिटीज का ना रहे कि एक छोटी सिटीज का भी पार्ट बनता रहे, ताकि बिकॉज यंग टैलेंट हर जगह है बिल्कुल। और उनको स्पेस किस तरह मिले इस वेन्यू के थ्रू? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा वजन रख दिया मेरे कंधों पे आपने ये पूछ के, ये बोल के। इसमें बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। सबसे पहले तो भारत जो हमारा देश है ना, इस वक्त इसमें जितनी पॉपुलेशन है उसमें 70% यूथ है। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि 102 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 70% लोग यंग हैं, तो हम एक कैसे फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, हमारा जो आउटलुक है हमारे आगे के कल्चर्स को लेकर, वो कितना ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। सबसे पहले तो हमें ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जो ये पोइट्री और ये सब को लेकर जो कल्चर है ना मेट्रोज में और छोटे शहरों में, उसमें जो एक पोइट्री को लेकर एक नोशन है ना, जैसे पहले भी बात हुई कि हमने पोइट्री बस वहीं तक देखी है स्कूल की किताबों तक, या पोइट्री को लेकर सिर्फ यही एक नोशन है कि ये दिल टूटने पर होती है, या सिर्फ इश्क मोहब्बत की बात करने को पोइट्री कहते हैं। इस चीज से बाहर आना बहुत जरूरी है धीरे धीरे, और हम जैसे ग्रुप्स यही कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे कि लोगों को ये बताए कि पोइट्री सिर्फ इश्क की बात करना या दुख को बयान करना नहीं होता, पोइट्री एंटरटेनिंग भी हो सकती है ना। अगर आप एक दिन सोचते हो कि हाँ मुझे 200 रुपये 250 300 रुपये खर्च करके मूवी देखने जाना है, हम एक ऐसा कल्चर भी बना सकते हैं आने वाले टाइम में कि हम अपनी फोन की स्क्रीन से बाहर आएं, हम ऐसे इवेंट्स में जाएं जहां हम जिंदगी की बातें करें, वहां एंटरटेनमेंट भी हो, वहां लोग भी मिले, वहां बातें भी हों, है ना। तो वहां आप अपने फोन की
की तरफ नहीं देखें, वहाँ हम सोशलाइज करें। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है जिंदगी का, और होना भी चाहिए। बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, हर जगह होना चाहिए, और यही कोशिश है। मैसेज यही ही रहेगा कि आप इवेंट्स पे जाइए, देखिए, जज करिए। आप सिर्फ इस नोशन में मत बैठिए कि ये पोइट्री होती है, पोइट्री तो मुझे समझ नहीं आती है, पोइट्री ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है। जाके खुद जज करिए कि पोइट्री क्या हो सकती है, या क्या अभी तक नहीं हो पाई है, आगे हो सकती है। बिल्कुल। तो मतलब बहुत बात होगी पोइट्री के बारे में। नहीं मतलब विक्रम बहुत अच्छी बात बिल्कुल, कही है। बिल्कुल सही एडिंग बोला। और विक्रम बस 2 पॉइंट मैं ऐड हाँ, करना sure, चाहता हूँ। sure, जो छोटे शहर की जो बात हुई, मुझे लगता है कि अगर आप जिस शहर से बिलोंग करते हो, आप हम बहुत बहुत लोग हैं जो बिहार, यूपी, अलग अलग शहरों से आते हो, जो शायद दिल्ली, मुंबई में रहते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप जिस शहर, जो आपका पैतृक शहर है, जहाँ पे आप जुड़ चुके हैं, आप अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाइए। कब तक आप आपके पास अगर मंच आपके शहर में नहीं है, आपके आसपास कई लोग दिख रहे हैं आपको जो अच्छा काम कर रहे हैं, लिखने वाले हैं, आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि आप वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनके पास कविताएं नहीं है। बिल्कुल। आप इंतजार करते करते आप थक जाओगे। एक बार ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि यार ठीक है, हम एक मंच क्रिएट करते हैं, है ना? तो हर लोग अपने कंधे पर अगर ये उठा लें, जैसे दविंदर सर ने ये उठाया कदम, अमृतसर में एक ऐसा वेन्यू बनाया, बिल्कुल सही तो बोला। ऐसे कदम युवाओं अगर उठाए ना, तो वो उनका एक सर्किल है, वहाँ चीजें जल्दी स्पीड होंगी। तो ये बहुत जरूरी है शायद इस जिम्मेदारी को लेना। बिल्कुल ठीक बोला आपने। Right. We are thankful to Charan Likhari sir also, as he was the part of the spotlight event that was happened yesterday, and we are thankful for him that he showed his presence in the event. And last but not the least, we are thankful to Bhavna and to Siddhant also, because they are the backbones of Betaverse, and they are the one who made it possible for everyone to be the part of this event. So lots and lots of good wishes to all of them, and may we keep on visiting and be a part of these events in the future also. मुझे लगता है कि इस छोटे से इंटरव्यू को खत्म करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी बातें तो सारी रात ही नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि ऐसे कभी बैठ गए, इकट्ठे बैठ गए, जिनके पास तो पोइट्री कितनी बातें हैं कि हम कितना कुछ डिस्कस कर सकते हैं। सो टाइमलेस अमृतसर सीए देवेंद्र सिंह सर को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू देती हूँ कि उन्होंने हम सब यंगस्टर्स को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि सर के साथ आप कोई भी विजन डिस्कस करो, बस यू नीड टू जस्ट गिव हिम अ कॉल कि सर ये इवेंट हमने करना है, एंड ही सेड ओके प्रियंका, लेट्स डू इट, लेट्स कम, लेट्स डू इट। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे, thank you so much, and God bless everyone. Thanks a lot. And you know, we all achieve what we really want to achieve. May everyone's dream come true, and Timeless Amritsar grows and grows, and same is with Metaverse. It also Thank keep you so on much. growing Thank you and so much. growing Thank you so and much. achieving all the beautiful heights that we all deserve. और आशा करती हूँ और भी लोग जुड़ेंगे टाइमलेस अमृतसर के साथ, और दिल्ली वाले दोबारा अमृतसर आके और प्रेजेंट करेंगे, और हम अगले महीने फिर मिलते हैं एक अच्छे ओपन माइक के साथ। हैप्पी न्यू ईयर, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, सक्सेसफुल न्यू ईयर, May 23 becomes the most beautiful year for all the art lovers. So thank you so much for the event. Thank you. Thank you.